साथियों नमस्कार, मैं उनीश सिंह टारगेट विथ उनीश पर आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों अभी समसामयिकी के कुछ प्रश्न हम अपलोड किए हैं, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ें हिस्ट्री के मैंने अपलोड किया था, बताया था। और अब ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न अपलोड करने जा रहे हैं। भारत का भूगोल, हालांकि भारत का भूगोल में आप भारत एक परिचय में जो हमने वीडियो अपलोड किया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण 4-5 प्रश्न वहाँ से मिलेंगे। भारत के जो 4-5 वीडियो अपलोड हुए हैं परिचय में, उसको ज़रूर देखिएगा। आज जो मैं प्रश्नावली दे रहा हूँ 2-2, 3-3 प्रश्नावली 4-5 चैप्टर से लेके दे रहा हूँ, तो यह भी बहुत ही अति महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है 24 तारीख पेट के लिए। यहाँ से प्रश्न आना ही आना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया है? तो यह ग्रीक भाषा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है ये और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। फिर दूसरा प्रश्न है, मरकत द्वीप के नाम से क्या प्रसिद्ध है? तो उत्तर इसका होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप भी कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप को मरकत द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। फिर लक्षद्वीप समूह स्थित कहाँ है? तो लक्षद्वीप, जैसे कि हम जानते हैं लक्षद्वीप जो है पश्चिम भारत में पड़ता है, तो ये अरब सागर में पड़ेगा। अरब सागर भारत के पश्चिम में है, जबकि बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्व में है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्व में स्थित है, अरब सागर पश्चिम में स्थित है और हिंद महासागर भारत के दक्षिण में स्थित है। तो इसका उत्तर होगा अरब सागर। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है? तो 4 विकल्प है, कन्याकुमारी, अगाती, इंदिरा पॉइंट और मिनिकॉय। अगर हम एक छोटा सा विश्व मैप एक छोटा सा बनाएं जिसमें भूमध्य सागर बिल्कुल बीचों बीच से देखते हैं 0 डिग्री से, तो इस 0 डिग्री से अगर हम ऊपर बढ़ेंगे तो जो इंदिरा पॉइंट का है हम देखते हैं कि 6 डिग्री 4 मिनट पे हम इंदिरा पॉइंट पहुंच जाते हैं भारत के। और अगर हम कन्याकुमारी की बात करें तो 8 डिग्री, कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट पे पहुंचता है। तो अगर मिनिकॉय और भी ऊंचाई पे है, तो इस तरह हम देखते हैं कि इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम बिंदु, इंदिरा पॉइंट जो भारत का है वो भारत का भी सबसे दक्षिणतम बिंदु है और भूमध्य सागर से सबसे निकटतम, भूमध्य सागर से सबसे निकटतम, भूमध्य रेखा से सबसे निकटतम जो है वो इंदिरा पॉइंट है। और अगर ये प्रश्न आता है कि भारत सबसे दूर, भूमध्य रेखा से सबसे दूरी पर कौन सा स्थान है? तो भारत का इंदिरा कोल है। उसके बाद खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौमिकीय क्रम कौन है? तो इसका उत्तर होगा धारवाड़ क्रम। धारवाड़ क्रम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं, जैसे कि हमने देखा खनिज संसाधन, खनिज का मतलब हमने बताया लोहा, तांबा, पीतल, इस तरीके से खनिज हो सकते हैं। तो अगर धारवाड़ में धार किस पे लगाया जा सकता है? लोहे पे लगाया जा सकता है। तो ये लोहा को हम मान सकते हैं, इसलिए याद भी कर सकते हैं। और यह सब धारवाड़, हालांकि कर्नाटक में एक जिला है धारवाड़ जिला, जहां पे लोहे का जो है बहुत बड़ा भंडारण है। लेकिन अगर पूरे भारत में खनिज के दृष्टि से देखा जाए तो छोटा नागपुर का पठार, जो कि उसको भारत का रूर कहा जाता है, रूर जर्मनी का एक शहर है, खनिज दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इतना जो है ये धारवाड़ खनिज दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौमिकीय क्रम है, कौन सा है? तो धारवाड़ क्रम है। फिर भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकीय समूह कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकीय समूह कौन सा है? ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर होगा गोंडवाना क्रम। गोंडवाना क्रम, गोंडवाना क्रम में सबसे ज़्यादा कोयला मिलता है। हम जो क्रम है हमने इसको अपने वीडियो में अपलोड भी किया है, ये दूसरे या तीसरे ही वीडियो में, जो भौमिकीय क्रम है जिसमें आर्कियन क्रम, धारवाड़ क्रम और कुडप्पा और गोंडवाना, या जो है उसके विंध्यन क्रम, गोंडवाना क्रम, इस तरीके से जो भी क्रम है, दक्कन ट्रैप, इस तरीके से मैंने लोड भी किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग जवाहर सुरंग से गुजरता है। जवाहर सुरंग निम्नलिखित में से किस दर्रे में स्थित है? जवाहर सुरंग निम्नलिखित में से किस दर्रे में स्थित है? तो इसका आंसर होगा बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बनिहाल दर्रा, जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न भी आना ही आना है, इसमें से एक प्रश्न आना ही आना है। मतलब एक बार फिर देख लेते हैं, जम्मू कश्मीर यानी बनिहाल दर्रा
दर्रा जो है जम्मू कश्मीर है। इसमें जितने भी दर्रा, नाथुला दर्रा ये पड़ेगा सिक्किम में, और काराकोरम दर्रा ट्रांस हिमालय वाले क्षेत्र में पड़ेगा। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में पड़ेगा। बनिहाल दर्रा भी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग जवाहर सुरंग से होकर गुजरता है। जवाहर सुरंग निम्नलिखित में से किस दर्रे में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा बनिहाल दर्रा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर नीचे लिखा हुआ है, नीचे वाला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें हम देखते हैं कि माउंट आबू अरावली पर्वत, माउंट आबू अरावली पर्वत दिया हुआ है, यह सुलेमित है। अरावली पर्वत पर ही माउंट आबू है, और माउंट आबू पे सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे कि जो अरावली पर्वत है, विश्व की सबसे पुरानी चोटी अरावली पर्वत है। ये दिल्ली, गुजरात के पालमपुर से लेकर दिल्ली तक जो है फैला हुआ है। और माउंट आबू, ये इस पे पहाड़ी पड़ती है, राजस्थान में माउंट आबू है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। उसके बाद कोडई कनाल, कोडई कनाल अन्नामलाई पहाड़ियाँ, ये भी सही है। कोडई कनाल अन्नामलाई भी सही है। उसके बाद उदक मंडक नीलगिरी, यह भी सही है। नीलगिरी पर्वत पर उदक मंडक जो है यह भी सही है। और यह नीलगिरी पर्वत दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा इसी पर स्थित है। और फिर शिमला पीर पंजाल, यही गलत है, इसमें ये सुमेलित नहीं है। शिमला पीर पंजाल ये सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो शिमला पीर पंजाल है, जो कि यही युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें सुमेलित लगाना था, तो ये माउंट आबू अरावली पर्वत सही है, कोडई कनाल अन्नामलाई सही है, और उदक मंडल नीलगिरी सही है, जबकि शिमला पीर पंजाल सही नहीं है। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर, तो दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुडी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अनाईमुडी दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है, जिसकी ऊंचाई 2695 है। 2695 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सबसे पहला सबसे ऊंचाई वाला चोटी है अनाईमुडी। और उसके बाद दोदा बेटा, दूसरा जो है, दूसरी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वह दोदा बेटा है, और इस पर टोडा जनजाति रहती है दोदा बेटा पर। उसके बाद महाबलेश्वर और महेंद्रगिरी है। फिर अगला प्रश्न जो है, भारत में प्राचीनतम पर्वत क्रम कौन सा है? तो अभी इस प्रश्न से पहले हम अनाईमुडी पे चलते हैं। अभी हमने कहा दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर चोटी कौन सी है, तो हम इसको अनाईमुडी जरूर याद रखेंगे। और दोदा बेटा, कभी कभी ये प्रश्न आ जाता है कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हम उस उत्तर में दोदा बेटा लगाएंगे। और हमने बताया दोदा बेटा पे टोडा जनजाति रहती है, तो इसको भी हम याद रखेंगे। और यह दोदा बेटा नीलगिरी पर्वत पर है, इसको भी हम याद रखेंगे। नीलगिरी नौक है, जो कि तीनों तरफ से जो है पहाड़ों से घिरा हुआ है। नीलगिरी नौक जो है गांठ है। उसके बाद भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है, तो भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत जो है अरावली पर्वत है। यह विश्व, भारत नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक है, जो कि अब अपरदित होते होते और यह मैदाननुमा होता जा रहा है। उसके बाद भागीरथी नदी, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? इसमें 4 विकल्प दिया हुआ है, गोमत्री और तपोवन और विष्णुप्रयाग। तो भागीरथी गोमुख से निकलती है, गोमुख। भागीरथी नदी ही गंगा का उद्गम है, क्योंकि भागीरथी नदी आगे चल के वहाँ देवप्रयाग में, ये यहाँ पे जो देवप्रयाग से ये गंगा नदी हो जाती है, जहाँ हरिद्वार से होकर भारत में बहती है। तो यह गोमुख भागीरथी नदी जो है वह गोमुख से निकलती है। ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो देखते हैं, विकल्प में गोदावरी दिया हुआ है, महानदी दिया हुआ है, माही दिया हुआ है, कृष्णा नदी दिया हुआ है। तो गोदावरी नदी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, महानदी नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कृष्णा नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। केवल माही नदी ऐसी नदी है जो कि पश्चिम में गिरती है। और माही नदी की खास बात और ये भी है कि कर्क रेखा को यह 2 बार काटती है। भारत में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट, माही नदी वैसे भी हो जाती है, और ये अरब सागर में गिरती है। और दूसरी बात, ये क्या कहते हैं, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। फिर उसके बाद प्रश्न है, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है, दक्षिण की गंगा। लेकिन अगर यहाँ पे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता, दक्षिण भारत की गंगा भारत लग जाता, तो गोदावरी नदी कहा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी गोदावरी नदी है। और उसके बाद
अगर ये पूछा जाता है कि दक्षिण की गंगा तो कावेरी इसका आंसर होगा। अगर ये आएगा प्रश्न कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। फिर एक प्रश्न है, पौधों की सर्वोत्तम वृद्धि किस पीएच मान पर होती है? तो पीएच वैल्यू हम जानते हैं कि 7 पे उदासीन होता है और 7 से नीचे होने पे अम्लीय हो जाता है और 7 से ऊपर जैसे जैसे हम जाते हैं क्षारीय बढ़ता जाता है, क्षारीयपन होता जाता है। तो इसका मान अगर 6 से लेके 7.5 के बीच में है, इसका पीएच का वैल्यू, इस पीएच का वैल्यू अगर 6 से 7.5 के बीच में है तो पौधे इस बीच बहुत अच्छे से वृद्धि करेंगे। तो ये जरूर याद रखेंगे, 6 से 7.5 के बीच में। फिर एक प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में करेल की संज्ञा किस मृदा को कहा जाता है? तो ये काली मृदा को कहा जाता है। काली मृदा को कहा जाता है। काली मृदा बहुत ही इंपॉर्टेंट, काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है और चरगोनज मृदा भी कहा जाता है। और काली मृदा की खास बात यह है, इसमें दरार पड़ जाते हैं, सूखने के बाद इसमें दरार भी पड़ जाता है। और काली मिट्टी में कपास ज़्यादा पैदा हो जाता है, काली कपास भी कहा जाता है। लेकिन अगर ये प्रश्न आता है भारत में कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है तो वह जलोढ़ मिट्टी। और अगर ये प्रश्न आता है सबसे उपजाऊ कौन सी मिट्टी है तो भी जलोढ़ मिट्टी है। तो इस तरीके से हम देखते हैं। और करेल की संज्ञा उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी को कहा जाता है। फिर है भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहाँ है? अगर प्रबंध संसाधन लग जाता है तो इसका उत्तर भोपाल होगा। लेकिन अगर इसी प्रश्न में प्रबंधन हटा दिया जाए, वो संसाधन हटा दिया जाए तो इसका उत्तर अहमदाबाद हो जाएगा। अगर ये प्रश्न हो जाता है भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहाँ है तो इसका उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद। तो ये ध्यान रखेंगे, जो संसाधन करेगा, वन का संसाधन करेगा, उसका उत्तर भोपाल है। और भारतीय वन का जो संस्थान है, सर्वेक्षण संस्थान, वो देहरादून में है। वन संबंधी कोई भी रिसर्च होता है देहरादून में होता है। लेकिन जो प्रबंध करता है, प्रबंध संसाधन का प्रबंध जो करता है वो भोपाल है और जो प्रबंध करता है वो अहमदाबाद है। तो ये वन संबंधी जो है बातें हुई। तो ये भारत के इतने प्रश्न हैं, इसको जरूर 2-3 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। और फिर हम अगले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट फिर देना चाहेंगे और इसी के साथ हम करते रहेंगे। अभी कल का भी दिन बचा हुआ है और उसके बाद एक दिन हम कोशिश करते हैं कि लगभग वीडियो अपलोड हो जाए, क्योंकि आपके 24 तारीख का जो पेपर है वो अच्छे से हो जाए। और एक पेपर भी बनाना चाहेंगे, पेपर भी हम नहीं होगा तो PDF के रूप में डाल देंगे पेपर, और वो पेपर ज़रूर हल कर लेना साथियों। तो अभी इसी के साथ हम रखते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं साथियों। नमस्कार, जय हिंद।